हेलो रॉकस्टार। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले ही बता दें कि चैप्टर खत्म होते ही कल हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लाइव सेशन लेके आएंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। तो उसको हम पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसी लगन से पढ़ेंगे और अपने टॉपिक्स को जैसे जैसे दो दो चैप्टर करके हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। तो उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, जैसा कि हमने बताया है कि पहले हम जानते हैं कि उत्सर्जी उत्पाद होता क्या है। जैसे हम प्राणी की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो हमारे यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। और उपापचयी क्रियाओं के दौरान अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल यानी उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। लेकिन खास करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उनके एलिमिनेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के बारे में। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या होता है, कहाँ से आता है? अगर इसकी बात करें तो हम बहुत सारे प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं, अमीनो एसिड कंज्यूम करते हैं, या न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हमारे यहाँ नाइट्रोजन इन तमाम चीज़ों का कंपोनेंट होता है। तो जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया हो, यूरिक एसिड हो, किसी भी फॉर्म में। और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल यानी उत्सर्जी उत्पाद हम कहेंगे कैसे? वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में वो सभी मटेरियल्स हैं जो यूज होने के बाद हमारे शरीर में ज़्यादा अमाउंट में यानी एक्सेस अमाउंट में है। लेकिन इस चैप्टर में हम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को डील करते हैं। तो अलग अलग प्राणियों का जो है ना अलग अलग तरीका होता है। तो प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला नाइट्रोजनी अपशिष्ट मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड होता है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक टॉक्सिक होता है यानी विषैला होता है। और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था आपके कि अगर अमोनिया की बात करें तो लगभग 1 ग्राम अमोनिया को शरीर से निष्कासित करने के लिए 100 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ही अमोनिया के रूप में अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को यानी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं, जो पानी की अवेलेबिलिटी जिनके पास प्रॉपर भरपूर बनी हो। तो ध्यान रहे ऐसे ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाएंगे? तो डेफिनेट सी बात है पानी में ही पाए जाएंगे। और कैसे पानी में? तो शुद्ध पानी में, फ्रेश वाटर में रहने वाले। पानी भी दो तरह का होता है, मरीन वाटर यानी समुद्री जल, वो खारा होता है। इसलिए खारे जल में जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे एडॉप्टेड होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खारे पानी को अपने शरीर के अंदर ना ले जाएं। ठीक है, उनकी अडॉप्टेशन होती है। तो याद रहे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और ख़ास करके जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। दूसरा फॉर्म हमारे यहाँ आता है क्या? यूरिया। यूरिया की बात करें तो जैसे हम लोगों में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो भी है अमोनिया, वो हमारे लीवर में यानी यकृत में यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए जो साइकिल होती है उसे हम बोलते हैं आर्निथिन साइकिल, आर्जिनिन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के तहत हमारे अमोनिया को हमारे लीवर में यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करें यूरिया के, तो यूरिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए यानी 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए लगभग हमें 30 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ वाटर जिनके पास होता है वो लगभग अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तीसरा हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के फॉर्म में कुछ ऑर्गेनिज्म अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो हम बात करेंगे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। यूरिक एसिड के फॉर्म में हम बात करेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, चूंकि हम यूरिक एसिड के बारे में पहले जान लें। यूरिक एसिड यानी 1 ग्राम यूरिक एसिड को हमें अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए लगभग 10 ml पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी कम कंज्यूम करते होंगे वो डेफिनेट सी बात है यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते होंगे। और जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, लगभग यूरिक एसिड सेमी सॉलिड यानी आधा सॉलिड के फॉर्म में, टाइट अवस्था में, जैसे देखेंगे चिड़ियाएँ अपना मल त्याग करती हैं तो लगभग सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, तो उतना लिक्विड स्टेट में नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिक कहते हैं। तो ये 3 मैक्सिमम आपके यहाँ दिए हुए हैं। लेकिन और भी जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग पदार्थों के रूप में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अमीनो एसिड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, अमीनो अम्ल के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ट्राईमेथाइल ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। जैसे स्पाइडर की बात करें, मकड़ी की बात करें तो उसके में एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल गुआनिन के फॉर्म में निकलता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं उन्हें इस प्रोसेस को अमीनोटेलिज्म कहा जाता है। जो भी यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। जो भी यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। और जो अमीनो एसिड के फॉर्म में निकालते हैं अमीनोटेलिक कहते हैं। इन नामों को कई बार आपसे पूछा गया है।
अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जब अलग अलग एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं तो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अंग होता है जिसके थ्रू अपने शरीर में पाए जाने वाले उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ को या खास करके नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाले। जैसे कि हमने पढ़ने की शुरुआत की होगी तो थोड़ा सा आप अवेयर हो चुके होंगे कि हमारे यहाँ जब हम पोरीफेरा पढ़ते थे, स्पॉन्जेज पढ़ते थे, तो वहाँ पे उनका वाटर कैनाल सिस्टम हुआ करता था जिसके थ्रू वो अपने उत्सर्जन को यूज करते थे, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते थे। अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा में तो सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हुआ करती थी या सिलेंट्रॉन हुआ करता था और हाइपोस्टोम के तहत ये अपने जो भी उपापचयी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला करते थे। फिर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जाने पे हमने उत्सर्जन के लिए अंग देखा था, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस में अंग सिस्टम पाया जाता है यानी बॉडीज ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो वहाँ पे हमने जिक्र सुना था उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकालने का जो अंग हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, तो प्रोटोनेफ्रीडिया कहा करते थे या सोलेनोसाइड कहा करते थे। प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइड कहा करते थे। फिर अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एसके हेल्मिन्थेस में चलें तो वहाँ यच आकार का रिनेट सेल पाया जाता है जिसके थ्रू अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। फिर हम बात करें एसके हेल्मिन्थेस के बाद एनेलिड की, तो एनेलिड की हमने जिक्र सुना था नेफ्रीडिया का, नेफ्रीडिया का जिक्र सुना था। एनेलिडा में जैसे नेफ्रीडिया हुआ करता था एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वैसे ही बात करें तो आर्थ्रोपोडा में जब हम गए थे तो हमने देखा था कि कुछ आर्थ्रोपोडा टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी ज़मीन पे रहते हैं और कुछ आर्थ्रोपोडा जो होते हैं मेंबर वो पानी में रहते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रहते हैं उनके यहाँ जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए आर्गन या अंग का इस्तेमाल होता था वो माइलपीजियन टिब्यूल हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हैं तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में हमारे यहाँ जो इस्तेमाल करते थे वो किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंटीनरी ग्लैंड का या ग्रीन ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो मोलस्का में हमने ऑर्गन ऑफ बोजानस का जिक्र सुना था। फिर हम बढ़ते हैं वर्टिब्रेट की तरफ यानी कॉर्डेट की तरफ, तो लगभग हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए किडनी का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के अंग का इस्तेमाल होता है जिससे कि अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालते हैं। फिर हम बात करें कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, तो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो अच्छा, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, जो चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, हमारी किडनी होती हैं यानी हमारे विक होते हैं। विक हमारे यहाँ देखें अगर हम बात करें तो विक हमारे यहाँ एक जोड़ी पाई जाती है जो मूत्र नलिका के थ्रू मूत्राशय में और मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकलती है। अब हम बात करें कि विक क्या होता है, तो विक की लंबाई अगर हम देखें तो एक विक की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसकी मोटाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसके भार की बात करें तो 120 से 170 ग्राम इसका भार होता है। विक का अगर हम केंद्रीय भाग देखें तो अवतल होता है और अगर हम पेरिफेरल पार्ट देखें तो कॉन्वेक्स होता है यानी उभयतल होता है। तो अगर हम बात करें विक के बारे में तो विक हमारे पास दो होता है, विक की दो लेयर भी पाई जाती हैं। जो विक के एकदम पास होती हैं तो उसे रिनल कैप्सूल कहते हैं और विक के बाद जो होती है उसे रिनल फेसिया कहते हैं। खैर इसका जिक्र नहीं है आपके यहाँ, लेकिन अगर अपने विक को काट करके देखें ट्रांसवर्स सेक्शन में तो हमारे विक को हम दो भागों में बांटते हैं। हम बोलते हैं कि हमारा विक जो है बाहर का जो पार्ट है उसे बलकुट यानी कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के पार्ट को हम मेडुला कहते हैं यानी मध्यांश कहते हैं। जब हम बात करेंगे कॉर्टेक्स यानी बलकुट की तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बलकुट का कुछ भाग जो है मेडुला में धंसा होता है जिसे हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। और इसी कॉलम ऑफ बर्टिनी के अगर हम देखें तो मध्यांश के कुछ पिरामिड होते हैं तो उन्हें हम रीनल पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड छोटे छोटे पार्ट में खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स। 2-3 कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनाते हैं और ये मेजर कैलिक्स बाद में हम देखते हैं कि हाइलम के थ्रू बाहर निकलता है और हाइलम जाके हमारे जुड़ता है यूरेटर से यानी मूत्रनाल से। अगर हम देखें तो प्रत्येक विक में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना जिसे कि हम नेफ्रॉन या विक्राणु कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है हमारी किडनी का वो नेफ्रॉन होते हैं। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि जो भी फंक्शन किडनी परफॉर्म करती है वो कंबाइंड फंक्शन होता है हमारे नेफ्रॉन का। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ एक किडनी में लगभग 10 तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से बात करें तो हमारी लेफ्ट किडनी जो होती है थोड़ा साइज में छोटी होती है और पोजीशन में थोड़ी राइट किडनी से ऊपर होती है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो हमारे यहाँ लेफ्ट किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और राइट किडनी में 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फिर हम बात करें नेफ्रॉन की
तो नेफ्रॉन के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन को अगर हम पढ़ें तो नेफ्रॉन में कप आकार का होता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के बाद हमारे नेफ्रॉन से शुरुआत होती है समीपस्थ संवाहित नलिका की, समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद हमारा पास होता है क्या, हेनले का पास। हेनले के पास में दो भुजाएं होती हैं, आरोही भुजाएं और अवरोही भुजाएं। तो आरोही और अवरोही याद रखें, जब डायग्राम देखिएगा तो आपके यहाँ एनसीईआरटी में अलग लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग होता है और आरोही मतलब असेंडिंग होता है। इस चीज़ को अपने हिंदी में ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में आपको गड़बड़ी महसूस होगी। ठीक है। फिर लूप ऑफ हेनले के जो आरोही भुजा होती है उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं जाके हमारी खुलती हैं संग्राहक नलिका में। तो इतने स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर होते हैं। कई बार हमारे यहाँ यही सवाल पूछा गया है कि इनमें से दिया हुआ पार्ट कौन सा नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। तो नेफ्रॉन का हिस्सा अगर हम देखें तो बोमेन संपुट है, हेनले का पास है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है और संग्राहक नलिका होती है। फिर हम डायग्राम में जाएंगे तो हमारी जो आर्टरी, जो धमनी आती है हृदय से, और हृदय से जो धमनी आके हमारे लीवर को सप्लाई करती है रक्त, ऑक्सीजनेटेड रक्त, उसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। जब यही रीनल आर्टरी हमारे किडनी के पास आती है तो दो किडनी को सप्लाई करने के लिए दो ब्रांचेज यानी दो शाखाएं बनाती हैं, दो शाखाएं बनाती हैं और अंदर जाने के बाद सभी नेफ्रॉन को ब्लड मुहैया कराने के लिए वो आर्टरियोल बनाती है। तो हम देखते हैं कि हमारे एक नेफ्रॉन में अगर हम देखें तो एफरेंट आर्टरियोल इंटर करता है जिसे अभिवाही धमनियाँ कहते हैं। ये अभिवाही धमनियाँ जब हमारे बोमेन संपुट में जाती हैं तो धमनियों का जालक बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस, एक जाल बनाती हैं और फिर हमारे बोमेन संपुट से बाहर आती हैं जिसे हम बोलते हैं अपवाही धमनियाँ। ये अपवाही धमनियाँ जब बोमेन संपुट से बाहर आती हैं तो हमारे समीपस्थ कुंडलित नलिका, हमारे लूप ऑफ हेनले, हमारे दूरस्थ कुंडलित नलिका को चारों तरफ से रक्त सप्लाई करती हैं और कैपिलरी बनाती हैं। लेकिन जो बोमेन संपुट में प्रेजेंट हमारे यहाँ जाल है धमनियों का, उन्हें हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस बोलते हैं यानी कोशिका गुच्छ बोलते हैं। अच्छा, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन संपुट को हम साथ साथ में मेलपिगियन ट्यूब्यूल, मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी। बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को हम साथ साथ में क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं। अच्छा, यही जो अपवाही धमनी निकलती है, अपवाही धमनी की वह शाखा जो हमारे लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ पाई जाती है, इसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हमने बताया था कि हमारे विक को देखें अगर हम तो दो हिस्सों में बांटते हैं। हम बोलते हैं कि बाहर का जो है वो बलकुट है और अंदर का मध्यांश है, यानी बाहर का कॉर्टेक्स और इनर जो पार्ट होता है उसे मेडुला कहते हैं। हम देखें तो अगर अपने नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर यानी संरचना में विभिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, तो दो प्रकार के नेफ्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बलकुटीय नेफ्रॉन यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में चर्चा करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे यहाँ लगभग 80% पाए जाते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन को अगर हम बलकुटी मध्यांशीय नेफ्रॉन से अलग करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो बोमेन संपुट होता है वो कॉर्टेक्स के ऊपरी पार्ट में यानी बलकुट के ऊपरी सिरे पे पाया जाता है। जबकि हम बात करेंगे मेडुलरी नेफ्रॉन की तो मेडुलरी नेफ्रॉन का जो बोमेन संपुट होता है वो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे पाया जाता है। फिर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले होता है वो या तो नहीं होता है या तो बहुत कम डेवलप होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे मध्यांशीय नेफ्रॉन की यानी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की तो वहाँ लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप पाया जाता है यानी पूरी तरीके से विकसित होता है। और हम बात करें तो हमारे यहाँ वासा रेक्टा कॉर्टेक्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं पाया जाएगा, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा पाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले नहीं या बहुत कम होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वासा रेक्टा वहाँ नहीं पाई जाती है। जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में हमारे यहाँ लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वासा रेक्टा पाई जाती है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है हमारे यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के उत्सर्जन में मदद करता है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो हमारे यहाँ पाया जाता है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ हमारे यहाँ वो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मूत्र निर्माण के बारे में कि हमारे यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है।
तो आपको पता होगा कि यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र निर्माण की बात करें तो हमारे यहाँ 3 स्टेजेज पाई जाती हैं मूत्र निर्माण की। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं गुच्छीय निस्यंदन। दूसरा स्टेज जो होता है हमारे यहाँ बोलते हैं उसे पुनः अवशोषण यानी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन 3 क्रियाओं के तहत हमारा यहाँ मूत्र का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें कि गुच्छीय निस्यंदन क्या होता है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर हो, यानी प्रेशर की वजह से जहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा हो, इस कंडीशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये जब हम फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर बोलने का सीधा सा मतलब हुआ है कि फिल्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन कोई ना कोई प्रेशर इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम जानते हैं कि कौन कौन सा प्रेशर जिम्मेदार है। अगर हम अपने बोमेन संपुट को देखें तो बोमेन संपुट की जो बाहरी दीवार होती है वो बनी होती है सरल सल्की उपकला से, लेकिन जो अंदर की दीवार होती है उस पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, पोडोसाइट कोशिका। पोडोसाइट कोशिका हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए जालिका बनाती हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बनाती हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बनाती हैं। अब अगर हम बात करें कि फ़िल्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ कैसे, तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं जिम्मेदार होती हैं इस प्रेशर के लिए, जिसमें से एक जिम्मेदारी है किसकी, जो हमारे यहाँ बना है क्या, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जालिका होती है और जालिका में बहुत सारा ब्लड होता है। बोमैन संपुट का जो शेप होता है वो कप शेप का होता है, इसलिए ब्लड को ज़्यादा होल्ड करता है। तो ज़्यादा ब्लड अगर होता है तो ज़्यादा प्रेशर लगाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, जब जालिका बना लेता है तो इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। अब यह इफरेंट आर्ट्रियोल जो बना वो पतला होता है, उसका ल्यूमेन जो होता है पतला होता है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमेन पतला होने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर जनरेट होता है, और यही प्रेशर हमारे यहाँ जिम्मेदार होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। अब जब प्रेशर एग्जर्ट होता है फिल्ट्रेशन में तो हमारे शरीर के जो उपयोगी कंपोनेंट हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, गुच्छीय निस्यंदन बोलते हैं। गुच्छीय निस्यंदन को अगर हम देखें तो कितना होता होगा गुच्छीय निस्यंदन, अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा हार्ट जो होता है, हमारा हृदय जो होता है, 1 मिनट में अगर हम बात करें तो लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करता है। तो उस 5 लीटर का लगभग 1100-1200 ml ब्लड जो है हमारा जो किडनी है ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है। किडनी जब 1100 से 1200 ml प्राप्त करती है ब्लड, तो लगभग उसमें 45% तो फॉर्म्ड एलिमेंट यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनका छनन नहीं होता है, निस्यंदन नहीं होता है। यानी निस्यंदन किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। तो लगभग वही लगभग एक, जब किडनी की बात करें तो 1 मिनट में 625 ml जो है प्लाज्मा प्राप्त करती है, जिसमें से वो 125 ml फिल्टर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी अगर अब 125 ml फिल्ट्रेट अगर 1 मिनट में बन रहा है तो 24 घंटे में लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट तैयार होगा। लेकिन क्या हम यूरिन 180 लीटर पास करते हैं? नहीं, हम यूरिन पास करते हैं नॉर्मली 1 से लेके 1.5 लीटर, यानी 178 लीटर हम जो बना हुआ फिल्ट्रेट है उसे पुनः अवशोषित करते हैं। तो जो हमारे नेफ्रॉन का बाकी हिस्सा है वो मेन संपुट के अलावा वहाँ पे हम रीअब्जॉर्प्शन यानी पुनः अवशोषण का कार्य करते हैं। पुनः अवशोषण का जो कार्य करते हैं उसमें अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें समीपस्थ कुंडलित नलिका, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में लगभग हम 70 से 80% चीज़ों को पुनः अवशोषित करते हैं। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनरावशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व, लगभग 70 से 80% जो अवशोषण होता है हमारे इसी भाग में होता है। और इससे क्या होता है, पीएच तथा आयनिक संतुलन को ये बनाए रखता है। और बनाए रखने के लिए ये करता क्या है, तो हाइड्रोजन आयन अमोनिया आयन का निस्यंदन में श्रवण करता है और HCO3- का पुनरावशोषण करता है। लगभग अगर हम समीपस्थ कुंडलित नलिका में अगर बोल रहे हैं कि 70 से 80% चीज़ों का हम पुनः अवशोषण करते हैं, तो आपसे जब सवाल पूछा जाए कि मैक्सिमम पुनः अवशोषण कहाँ होता है, चाहे वो किसी के बारे में पूछा जाए, पानी हो, आयन हो, चाहे जो भी न्यूट्रिएंट हो उसके बारे में पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा पुनः अवशोषण के लिए आपके पास जो उत्तर होगा वो हमेशा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका ही होगी। फिर हम बात करें हेनले लूप की, तो हेनले लूप की 2 भुजाएं होती हैं जैसा कि आपको पता है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। हेनले लूप में लगभग हम पुनरावशोषण को देखें तो लूप ऑफ हेनले में पुनरावशोषण 8 से 10% होता है, यानी बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन लूप ऑफ हेनले के बारे में बोलें अगर हम, तो जो अवरोही भुजा होती है, डिसेंडिंग लिम्ब होती है, वो क्या होती है, वो परमिएबल होती है पानी के लिए। और जो आरोही भुजा यानी एसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
और हम बोलते हैं कि लूप ऑफ हेनले हमारे यहाँ क्या करता है, तो लूप ऑफ हेनले हमारे यहाँ निस्यंदन को हमारे यहाँ हेल्प करता है कि निस्यंदन को जितना तनु बना सके, यानी डाइल्यूट कर सके निस्यंदन को, उतना कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। फिर हम बात करें दूरस्थ कुंडलित नलिका का, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो री एब्जॉर्प्शन यानी पुनः अवशोषण होता है वो लगभग 10 से लेकर 15% तक होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संचलित नलिका जो होती है उसमें सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण होता है और हाइड्रोजन और पोटेशियम अमोनिया का चयनात्मक श्रवण किया जाता है। फिर हम बात करें संग्राहक नलिका की यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की, तो यह एक लंबी नलिका होती है, वृक्क के बलकुट के मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग से अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश के अंतरकाशी की परासरता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को विक मध्यांश तक ले जाता है। और इसी जो हमारा लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बीच में आप डायग्राम देखेंगे तो जो यूरिया का एक्सचेंज हो रहा है इसी को हम यूरिया साइकिल कहते हैं। तो याद रहे, जब आपसे पूछा जाए कि यूरिया साइकिल कहाँ ऑपरेट होती है, कहाँ पे होती है, तो हमारे यहाँ जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी संग्राहक नलिका है वहाँ पे यूरिया साइकिल होती है। अगर यूरिया साइकिल के नाम पे अगर आपको अभी भी यकृत याद आ रहा है तो यूरिया वहाँ पे बाई प्रोडक्ट होता है ऑर्निथिन साइकिल का या आर्जिनिन साइकिल का। फिर हम बात करें कि जो निस्यंद होता है उसके सांद्रण करने की क्रियाविधि क्या है, इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। निस्यंद का सांद्रण हमने किया कैसे, यानी निस्यंद को तनु कैसे बनाया, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट कैसे बनाया, सांद्र कैसे बनाया, इसके लिए हमारे यहाँ लूप ऑफ हेनले जिम्मेदार होता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर हम लूप ऑफ हेनले में जाएंगे तो लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब यानी अवरोही भुजा के बारे में आपको पता होगा कि ये पानी के लिए परमिएबल होती है, और जो असेंडिंग लिम्ब यानी आरोही भुजा होती है वो किसके लिए परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया गया है, लेकिन अगर हम इस विधि को काउंटर करंट मैकेनिज्म को दो हिस्सों में बांट लें तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। काउंटर करंट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यानी काउंटर करंट का वह हिस्सा जो हमारे लूप ऑफ हेनले में होगा, और दूसरा हिस्सा होगा काउंटर करंट का वह हिस्सा जिसमें वासा रेक्टा में जो एक्टिविटीज़ यानी जो गतिविधियां हो रही हैं, जो एक्सचेंजेज हो रहे हैं। इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म का वह हिस्सा जो वासा रेक्टा में होता है उसे हम बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर, यानी हम आयन का एक्सचेंज कर रहे होंगे। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में बात करें तो आपको पता होगा नेफ्रॉन के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि जो परासरण यानी ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ पे पानी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ हम देखेंगे तो जो भी फिल्ट्रेट यानी जो भी निस्यंद है जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हेनले में आता है, जो भी निस्यंद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हेनले में आता है, लगभग उसकी सांद्रता हम देखें तो 300 आइसो ऑस्मोल होता है, 300 ऑस्मोलरिटी होती है उसकी लगभग। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है। लेकिन वाटर के लिए उसकी परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो वाटर के लिए उसकी परमिएबिलिटी डिपेंड करती है कि हम एसेंडिंग लिम्ब से कितना सोडियम आयन अवशोषित किए हैं। अच्छा, हमारे शरीर में कहीं भी अगर अवशोषण की बात हो रही होगी सोडियम आयन के यानी पॉजिटिव आयन के, तो आपको याद रहे कि पॉजिटिव आयन का अवशोषण हम हमेशा सक्रिय विधि से कहते हैं, यानी एनर्जी को खर्च करके करते हैं, तो हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जितना ही हम एसेंडिंग लिम्ब यानी आरोही भुजा से जितना ही सोडियम आयन एक्टिवली हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो बाहर का जो मीडिया होगा वो क्या होता चला जाएगा, कॉन्सनट्रेट होता चला जाएगा, सांद्र होता चला जाएगा। और सांद्र होगा तो वाटर की क्वालिटी होती है कि जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव करे। तो इस दौरान होता क्या है कि हमारे नेफ्रॉन से पानी बाहर निकल आता है, हम पानी का मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। यही हमारे यहाँ काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने लूप ऑफ हेनले में नीचे की तरफ चलते जाएं तो जितना ही पानी निकलता जाएगा उतना ही हमारा फिल्ट्रेट जो होगा वो सांद्र होता चला जाएगा। डायग्राम में आप देखिएगा तो ऊपर 300 ऑस्मोल, नीचे पानी और निकलेगा, तो सालूट जब कम होता चला जाएगा, साल्वेंट जब कम होता चला जाएगा, पानी चूंकि साल्वेंट की तरह विलयन में काम कर रहा है, तो पानी जब कम होता चला जाएगा तो जो विलयन होगा उसकी सांद्रता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे नीचे जाने पे हम देखते हैं 400 ऑस्मोल, 500 ऑस्मोल, 600 ऑस्मोल, 700 ऑस्मोल, 800 ऑस्मोल, ऐसे हम लास्ट पार्ट में लगभग पहुंचते हैं। तो 1100 से 1200 ऑस्मोलरिटी हो जाती है हमारे यहाँ फिल्ट्रेट की।
फिर जब हम असेंडिंग लिम्ब पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे यानी आरोही भुजा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको हम एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे हम सॉल्यूट जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो विलयन की जो सांद्रता होती है वो धीरे 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 ऊपर जाने पे फिर से कम होने लगती है। यानी 1200 से शुरू किया था तो हमने 900, 800, 600, 400 और फिर 300, यानी जिस सांद्रता का हमने फिल्ट्रेट पीसीटी से प्राप्त किया था उसी सांद्रता का फिल्ट्रेट आप देखिएगा कि हम डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका में वापस कर देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पानी का भी पुनरावशोषण हम करने में सक्षम होते हैं। यही हमारे यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। वासा रेक्टा में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे रक्त में किसी भी आयन की सांद्रता कम या ज़्यादा ना हो, तो वासा रेक्टा में चाहत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आयन का एक्सचेंज करते रहते हैं, आयन का एक्सचेंज करते हैं। दैट्स वाई इस मेथड को हम बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो काउंटर करंट एक्सचेंजर से हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पुनरावशोषण कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब पूछा जाता है आपके यहाँ एग्जाम में कि पानी का सबसे ज़्यादा अवशोषण क्या होता है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के हिसाब से आंसर देना चालू करते हैं और पानी लगा देते हैं लूप ऑफ हेनले। हमने पहले ही बताया था कि अगर आपसे एब्जॉर्प्शन की बात करें या पुनरावशोषण की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पुनरावशोषण होता है हमारे यहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। लूप ऑफ हेनले के होने का एक एडवांटेज होता है कि जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट यानी स्यंद है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी उससे हम अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन यह अमाउंट हमारे यहाँ समीपस्थ कुंडलित नलिका में रीअब्जॉर्ब किए गए या पुनरावशोषित किए गए पानी से बहुत कम होता है। तो जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुनरावशोषित पानी का हम कर सके, पुनरावशोषण कर सके, इसलिए जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर होते हैं उसमें लूप ऑफ हेनले बड़ा पाया जाता है। यही उनका एडवांटेज होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने का है वो है विक क्रियाओं का नियमन, यानी किडनी अपने फंक्शन को कैसे रेगुलेट करती है। अच्छा, तो नियमन की ज़रूरत क्यों पड़ती होगी और नियमन होते कैसे हैं? तो नियमन जो है हमारे किडनी के क्रियाओं का नियमन जो है हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन के द्वारा होते हैं, या जो जेजीए होती हैं, गुच्छीय यानी सानिध्य गुच्छ उपकरण यानी जेजीए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस कहते हैं। और कुछ सीमा तक हृदय जो है हमारा वो किडनी के कार्यों का नियमन करता है। लेकिन किडनी के कार्यों की नियमन पड़ती कब है? जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए, या हमारे शरीर में जो शरीर द्रव्य है उसकी कमी हो जाए, या ब्लड प्रेशर कम हो जाए। किसी भी ऐसी कंडीशन में जब हमारे यहाँ जीएफआर जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी गुच्छीय निस्यंदन दर जो कि नॉर्मल वैल्यू जिसकी होती है 125 ml पर मिनट, अगर वह कम हो जाए तो क्या होगा? तो जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो डेफिनेट सी बात है हमारे बॉडी फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन में यानी सांद्रता में कुछ ना कुछ चेंजेज आने लगेंगे। और बॉडी फ्लूइड के सांद्रता में अगर चेंजेज आने स्टार्ट होंगे तो जो भी हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं उनको सांद्रता के बारे में पता चलेगा, चाहे वो बढ़ती हुई सांद्रता हो या घटती हुई सांद्रता हो। तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं इस मैसेज को लेके हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं। हाइपोथैलेमस को हम ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं। जब हमारे हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस इनके रिस्पॉन्स में अपने पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कब रिलीज करेगा? जब उसे लगेगा कि नहीं हमारे बॉडी में फ्लूइड कम है, हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर कम है, हमारे यहाँ ब्लड कम है, जिसकी वजह से गुच्छीय निस्यंदन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो एडीएच रिलीज करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। ये एडीएच हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम करने का दो तरीका होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन पहले तो हमारे यहाँ जो संग्राहक नलिका होती है उसमें वाटर के पुनरावशोषण को बढ़ा देता है। वाटर के पुनरावशोषण करने से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बॉडी फ्लूइड में वाटर की अमाउंट बढ़ेगा। पानी की जब बढ़ेगा तो बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा, बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है गुच्छीय निस्यंदन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। दूसरा काम क्या करता है एडीएच हमारा? एडीएच हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, संकुचित करता है, और संकुचन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है हमारे किडनीज को जितना ब्लड मिल रहा था उससे ज़्यादा ब्लड मिलने लगेगा, तो हमारे यहाँ जीएफआर मेंटेन हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा, हमारी किडनी अपने फंक्शन को कैसे रेगुलेट करती है? तो किडनी में जब हम देखेंगे तो जो हमारा बोमेन संपुट होता है, तो बोमेन संपुट के संपर्क में आने वाली जो एफरेंट आर्टीरियोल है
तो एफरेंट आर्ट्रियोल की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी जो है वो डेंस जो है कॉलुमनर कोशिका बना लेती हैं, स्तंभाकार कोशिका बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, मैकुला डेंसा बोलते हैं। और एफरेंट आर्ट्रियोल में ही जेजी सेल्स पाई जाती हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये जेजी सेल्स जो होती हैं वो हमारे यहाँ रेनिन रिलीज करती हैं। याद रहे इसकी स्पेलिंग होती है रेनिन, RENIN, जबकि स्टमक में हम पढ़ते हैं RENNIN। तो रेनिन रिलीज करती हैं। रेनिन क्या करता है, हमारे ब्लड में मौजूद पहले से ही एंजियोटेंसिनोजन, जो कि लीवर द्वारा स्रावित किया गया था, जो कि इनएक्टिव अवस्था में था, तो लीवर के इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। अब हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 आ जाता है। अब एंजियोटेंसिन 1 जब सर्कुलेशन के थ्रू यानी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब हमारे लंग्स में पहुंचता है, तो लंग्स में जब पहुंचता है तो लंग्स एल्वोलाई के पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो रिलीज करती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम के कांटेक्ट में आने पे जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 के कार्य करने का तरीका एकदम अलग होता है। एंजियोटेंसिन 2 कई चीज़ों को एक्टिवेट करता है, जैसे हमारे यहाँ जो परानुकंपी क्रियाएं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, अनुकंपी क्रियाओं को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे यहाँ इमरजेंसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। यही हमारे यहाँ एंजियोटेंसिनोजन 2 जो एंजियोटेंसिन जो 2 है हमारे यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है सिक्रीशन के लिए, किसके, एल्डोस्टेरोन के। एल्डोस्टेरोन हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा वाले पार्ट से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन के काम करने का अलग होता है। एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो ये करता क्या है, हमारे डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल से वाटर का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ते ही क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तीसरा फंक्शन ये करता है हमारा एल्डोस्टेरोन कि ये पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह इस्तेमाल होता है, यानी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे यहाँ किडनी को मिलने वाला ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है और GFR रिजल्टेंट में बढ़ जाता है। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे हम RAAS सिस्टम भी बोलते हैं। फिर हमारे यहाँ हृदय कैसे नियमन करता है, तो हृदय में जो आलिंद होता है, तो आलिंद की दीवार से हमारे यहाँ रिलीज होता है ANF, जिसे हम बोलते हैं एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आलिंदीय नेट्रीयूरेटिक कारक। नेट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर क्या होता है, जब देखा होगा आपने हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ ADH या एल्डोस्टेरोन हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स को क्या करती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, संकुचित करती हैं। तो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर क्या करता है, इसी को नॉर्मल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी और एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने का काम ANF करता है। अब बात आई हमारे यहाँ मूत्रण कैसे होता है, यानी यूरिन कैसे स्राव करते हैं। तो विक द्वारा जो यानी किडनी द्वारा जो बना गया, किडनी में जब हम फिल्ट्रेट करके और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी संग्राहक नलिका में जो फिल्ट्रेट ले जाते हैं उसी को हम मूत्रण बोलते हैं, या हम उसी को यूरिन बोलते हैं। यूरिन देखें अगर हमारे यहाँ, तो इनिशियली यूरिन पास करना जो होता है हमारे यहाँ, वो क्या होता है, हमारे यहाँ ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। ऐच्छिक प्रक्रिया होती है, इसमें जो अनुकंपी क्रिया होती है वो फिलिंग का काम करती है। यानी जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो रहा होता है तो उस समय हमारे यहाँ सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़, जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं उसे रिलीज किए जाते हैं। और नॉर्मल स्टेट में देखें तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जो हमारा मूत्राशय है, उसके जो इंस्फिंक्टर लगे रहते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट किए रहते हैं, वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहती हैं उस समय, और उस समय मूत्र भर रहा होता है। इसलिए जो हम सिंपैथेटिक क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं नर्व ऑफ फीलिंग बोलते हैं। फिर जब जैसे ही मूत्रण भरना चालू होता है, मूत्र भरना हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टार्ट होता है, तो जो भी संवेदांग होते हैं वो CNS के पास मैसेज लेके जाते हैं और कॉन्टिन्यूस इसका मैसेज देते रहते हैं। CNS एनालाइज करता है कि कब सही समय सही जगह है, तो उसके हिसाब से यूरिन को हम पास करते हैं। यूरिन जब तक हम नहीं पास करते हैं तब तक ये ऐच्छिक प्रक्रिया है, लेकिन पास करने की शुरुआत करने के बाद ये अनैच्छिक हो जाता है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे CNS करते हैं। अब आपके नीट में सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी के मूत्राशय से संवेदांगों को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो जैसे ही रिसेप्टर हटा देंगे हम अपने मूत्राशय से, वैसे ही मूत्र भर रहा है कि नहीं यूरिनरी ब्लैडर में, इसका मैसेज हमारे यहाँ CNS को नहीं जा पाएगा और मूत्रण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। अब हम बात करें मूत्रण की, तो एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, और मूत्र जो है एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है।
जो रंग में हल्का पीला या थोड़ा अम्लीय होता है। इसका पीएच 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है इस प्रोसेस के थ्रू, और विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति जैसे ग्लाइकोस यूरिया, कीटोन की उपस्थिति जैसे कीटोन यूरिया, और ग्लूकोज की उपस्थिति जैसे मधुमेह को दर्शाता है। अब ये तो हमारा चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है किडनी का फंक्शन हो गया। अब हमारे यहाँ वृक्क के अलावा भी देखें तो हमारे यहाँ और भी अंग जो हैं वो अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे फेफड़े लगभग प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 मिलीलीटर पर मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यकृत है, पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलरुबिन, बिलवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन तथा औषधि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम बात करें त्वचा की, तो त्वचा में उपस्थित जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, तैलीय ग्रंथियाँ भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना जो है एक जलीय द्रव्य है, जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण तथा शरीर सतह को ठंडा बनाए रखना है, लेकिन यह ऊपर बताए हुए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैल ग्रंथियां सीबम तथा कुछ स्टेरॉल यानी हाइड्रोकार्बन्स एवं मोम जैसे पदार्थों का भी निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करता है। ठीक है, तो और भी अंग हैं जो निष्कासन में क्या करते हैं, हमारे यहाँ रोल प्ले करते हैं अपशिष्ट पदार्थों के। फिर हम बात करें विकृतियों की, तो हमारे यहाँ विकृतियाँ दिया गया है, जैसे यूरीमिया दिया गया होगा। तो वृक्कों में कुसंगत यानी वृक्कों के प्रॉपर काम न कर पाने की वजह से अगर यूरिया एकत्रित होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरीमिया बोलते हैं। अब हमारे यहाँ होता है आर्टिफिशियल किडनी, जिसे कि हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता तब पड़ती है जब बेसिकली हमारा किडनी प्रॉपर ना काम कर रही हो, किडनी हमारा प्रॉपर काम ना कर रही हो। किडनी फेल्योर की दो कंडीशन होती है दोस्त। एक एक्यूट किडनी फेल्योर होता है जिसमें हमारी किडनी अचानक से काम करना बंद कर देती है, तो उस समय हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लेकिन जो क्रोनिक रीनल फेल्योर होता है, यानी क्रोनिक रीनल फेल्योर में क्या होता है, किडनी हमारी धीरे धीरे खराब होती हैं। तो ऐसे पेशेंट जिसमें धीरे धीरे किडनी खराब हो रही है, वहाँ पे हम हीमोडायलिसिस परफॉर्म करते हैं। हीमोडायलिसिस में हम करते क्या हैं, हीमोडायलिसिस एक डिवाइस है जो फिल्ट्रेशन का काम परफॉर्म करती है और हमारे ब्लड में जो भी आयंस हैं, जो भी एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, उनको निकालने का हम काम करते हैं। विक की क्रियाहीनता की बात करें तो हमारे यहाँ बीमारी के नाम पे रीनल कैलकुलाई दिया हुआ है, जो आपकी भाषा में बात करें तो हम बोलते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन यानी हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ किडनी में पत्थर हो गया है, स्टोन हो गया है। तो बेसिकली होता क्या है, पथरी बन जाता है। और पथरी होता किसका है, तो अघुलनशील क्रिस्टलीय लवण जो होते हैं वो, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवण जो है हमारे किडनी के चाहे यूरेटर में या मूत्रनाल में फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से मूत्रण में समस्या होती है। इसे हम बोलते हैं रीनल कैलिकुलाई। दूसरा हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिया हुआ है, यानी गुच्छीय शोथ दिया हुआ है। जहाँ भी आइटिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं वहाँ सीधा सा मतलब होता है इन्फेक्शन विथ इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, विक के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता हो जाती है, यानी ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया होगा। चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे हम दोनों चैप्टर के PYQ सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।